दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था और इसी के क्रम में हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कि 1947 तक क्या-क्या परिवर्तन हुए थे और ऐसी कौन-कौन सी विशेष परिस्थितियां सामने आईं कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ के जाना ही पड़ा और 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। यानी कि भारत में इस अधिनियम का मतलब क्या था कि भारत में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में क्या हुआ, एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत यानी कि काफ़ी कहेंगे इसे विस्तृत यानी कि काफ़ी बड़ा दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियों को इसमें शामिल किया गया था। अब अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया था। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे और समवर्ती सूची दोनों के लिए थी जिसमें 36 विषय थे, के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। इसमें क्या कि इस अधिनियम के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, है ना, जिसमें क्या हुआ कि राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया था, इक्वल माना गया था दोनों को। और इसमें क्या हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा कि जो केंद्र की जो इकाइयाँ थीं, जो विषय थे, उनको 3 सूचियों में बांट दिया गया था, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इसमें क्या था कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ थीं वो वायसराय को दे दी थी। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई और इसमें क्या हुआ कि जो देसी रियासतें थीं, इसमें देसी रियासतों ने यानी पूरी तरीके से इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। अगला पॉइंट था कि इसने प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी कि गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया था, केवल 2 साल में ही। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था चल रही थी उसको समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया, जिसमें राज्य क्या था कि अपने दायरे में रहकर अपने तरीके से अपने राज्य को चला सकता था और इसमें क्या हुआ कर चला सकता था। इसके अतिरिक्त क्या था कि इस अधिनियम ने राज्यों में जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना की और यदि यानी कि गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना था। यानी कि जो राज्य विधानसभा में जो गवर्नर थे तो उन्हें क्या करना था कि जो मतलब उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर, यानी कि जिसका जो उत्तरदायित्व था वो मंत्री परिषद के ऊपर ही था और मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होते थे उसको गवर्नर को क्या करना पड़ता था कि उनकी सलाह से ही काम करना पड़ता था। लेकिन यह व्यवस्था क्या हुई थी कि 1937 में तो शुरू हो गई और इसे 1939 में समाप्त कर दिया। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया, यानी अब केंद्र में भी देखिए द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ हो गया इस अधिनियम के द्वारा। अब परिणामतः क्या होता है कि संघीय विषयों में स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका, लेकिन क्या हुआ कि केंद्र में द्वैध शासन का तो शुभारंभ हो गया, लेकिन जो संघीय विषय थे को उनको स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में क्या कर दिया, उन्हें बांट दिया, लेकिन कभी यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो पाया। अगला पॉइंट है कि इसने 11 राज्यों में से 6 में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल कहाँ हुई थी, 11 राज्यों में से 6 में ही केवल द्वैध सदनीय व्यवस्था प्रारंभ की, यानी कि बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्वैध सदनीय प्रावधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे, यानी कि द्वैध सदनीय व्यवस्था बोले तो यानी कि लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग हो गई थी
और ये इन 6 राज्यों में हुई थी। ठीक है। और 5वां है कि इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। यानी कि इसने क्या किया कि इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि जो दलित जातियाँ थीं और दलित जातियाँ, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से एक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, है ना, जिससे क्या हुआ कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार तेजी से हो गया। तो अगला पॉइंट है कि इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। यानी कि 1858 में जो भारत शासन अधिनियम था, इसको क्या कर दिया, इसके द्वारा ये समाप्त हो गया। और इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की एक टीम मिल गई। जो इंग्लैंड में जो भारत का सचिव बैठा रहता था, वहाँ से ही भारत पर सारे नियम और कानूनों को वो लागू करता था। तो उसे क्या हुआ कि उसे भी एक सलाहकार की टीम मिल गई थी अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला पॉइंट है कि इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। यानी कि मताधिकार देने का तो विस्तार किया गया था, लेकिन 10% जनसंख्या ही यानी कि वोटों को दे सकती थी, अपना मतदान कर सकती थी, जिसमें जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनको ही, या जिनके पास संपत्ति होती थी उनको ही वोट डालने का अधिकार था। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि जो देश में जो पैसे का लेन देन होता था, साख यानी कि ऋण लेना होता था, जैसे जिस तरीके से हम बोलते हैं लोन लेना होता, जिस किसी को लोन लेना होता है, तो उसकी व्यवस्था के लिए, उसके नियंत्रण के लिए एक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई। नमा था कि इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी कर दी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस अधिनियम के द्वारा 1935 अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि संघीय लोक सेवा यानी यूपीएससी, जिसे हम आज की उसमें डेट में बोलते हैं यूपीएससी, है ना, तो संघीय लोक सेवा आयोग की तो स्थापना की गई थी, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ कि प्रांतीय लोक सेवा यानी प्रांतीय सेवा आयोग, पहले प्रांतीय सेवा आयोग हुआ करते थे, लेकिन अब राज्य लोक सेवा आयोग, और यानी या 2 से अधिक राज्यों के लिए, या 2 से अधिक राज्यों का क्या होता है, एक ही आयोग होता है, जिसे क्या बोलते हैं, संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई। यानी ये संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना, जैसे मान लीजिए 2 राज्य हैं, जैसे चंडीगढ़ है और भी कोई एक राज्य है, जैसे हरियाणा है, कोई भी है, तो उन दोनों का एक ही क्या होगा, संयुक्त सेवा आयोग एक ही होगा। ठीक है। अब इसका अगला पॉइंट है, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। तो 1937 में क्या हुआ कि संघीय न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन भी बनता है को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 1937 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1937 में। अब हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश क्लीमेट एटली ने घोषणा की। अगला अधिनियम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 20 जनवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात की। देखो अब क्या है कि इस अधिनियम में क्या क्या था कि 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लीमेट एटली थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और भारत की कमान जो थी वो भारतीय लोगों के हाथ में दे दी जाएगी। लेकिन इस घोषणा पर क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग थी उसने आंदोलन किया और उन्होंने भारत के विभाजन की बात की। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगी। जैसे कि देसी रियासतों ने तो पूरी तरीके से मना ही कर दिया था इसमें शामिल होने से, तो उन्होंने फिर से इसको स्पष्ट कर दिया कि 1946 में जो संविधान बना था, संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया था,
यह उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। उसी दिन क्या हुआ कि 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। और देखिए, जो मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात की, तो उन्होंने क्या किया कि लॉर्ड माउंटेन ने जो ये आंदोलन की बात सुनी, तो उन्होंने फिर से 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की उन्होंने योजना पेश कर दी, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। अब क्वेश्चन आता है कि माउंटबेटन योजना किसे कहा गया। तो जो 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने मतलब जो योजना पेश की थी, उसी को ही माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। अब देखिए, इस जो योजना पेश जो की थी, अब क्या हुआ कि इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया, यानी कि उसके बंटवारे की बात को स्वीकार कर लिया गया था और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 उसे बना करके उसे लागू कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे इस अधिनियम की कौन कौन सी विशेषताएं थीं। तो इसमें जो सबसे पहली विशेषता थी कि इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश राज चल रहा था जो भारत में, वो क्या हुआ, समाप्त हो गया। और उसके द्वारा क्या हुआ कि इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। अब क्या हुआ, दूसरी विशेषता थी कि इसने भारत का विभाजन कर दिया और 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि भारत का विभाजन कर दिया और विभाजन के होने के बाद 2 स्वतंत्र डोमिनियन राज्य बन गए, है ना, संप्रभु राष्ट्र बन गए, और जिनके नाम क्या थे, भारत और पाकिस्तान का। इस तरीके से यहाँ से पर सृजन हो जाता है, वो अलग हो जाते हैं। अब जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी, यानी कि अब ब्रिटिश जो राष्ट्रमंडल था वो पूरी तरीके से भंग हो गया। यानी कि वो अब उनके जो अब वो क्या थे, जो भारतीय जो राज्य मतलब उन दोनों अलग हो गए, तो वे मतलब उनके राष्ट्रमंडल भी अलग हो गए। इन राष्ट्रमंडल पर क्या था कि ब्रिटिश ताज का कोई अधिकार नहीं था। वो अपने मनचाही अपने तरीके से अपने अपने राज्यों को चला सकते हैं, डोमिनियन को। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। यानी क्या हुआ और क्या हुआ इसमें कि इसने वायसराय का पद, जो पहले जो वायसराय का पद था, उसको समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन कर दिया। यानी कि वायसराय के स्थान पर कौन सा पद कर दिया दोनों राज्यों में, भारत और पाकिस्तान ने गवर्नर जनरल का पद बना दिया। और जिसकी नियुक्ति कैसी होती थी, एक राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर भी ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। यानी ब्रिटिश की जो सरकार चाहती थी वो अपने तरीके से कुछ नहीं कर सकती थी। अगला पॉइंट था कि इसने दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दे दी। यानी दोनों जो डोमिनियन राज्य थे, भारत और पाकिस्तान, उन राज्यों को संविधान सभाओं को देश का संविधान, उन दोनों को देश का संविधान, अपना अपने देश का संविधान बनाने की शक्ति दे दी। और वो किसी भी देश से कोई भी संविधान वो मतलब कोई भी अगर आर्टिकल्स या कोई भी धारा लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। यानी कि जो आगे चैप्टर में बताया जाएगा कि इसे एक उधार का संविधान भी कहते हैं। यानी कि भारत के जो संविधान बनाया गया था, तो उस समय ये बात थी कि जिस देश से उनको जो बात सही लगी, तो उन्होंने दूसरे देश से, रूस से, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से सारी उन चीज़ों को लिया। यानी कि जो सही बातों को लिया और नेगेटिव बातों को नहीं लिया, संविधान में शामिल नहीं किया। तो इसीलिए इसे क्या मानते हैं, एक उधार का संविधान मानते हैं। तो अगला है कि बना सकती हैं, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था।
यानी स्वतंत्रता अधिनियम को भी इन्हें क्या यहाँ कहा और क्या अधिकार था कि स्वतंत्रता अधिनियम अगर चाहें तो उसे मतलब निरस्त कर सकती हैं, लेकिन संशोधन उसमें कर सकती हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। अगला पॉइंट था कि इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती हैं। यानी दोनों डोमिनियन राज्यों को और क्या था कि संविधान सभाओं को यह शक्ति थी कि वे नए संविधान का निर्माण और कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा को बना सकती हैं अलग अलग। और 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना सकते। यानी कि ब्रिटिश संसद में तब तक कोई भी अधिनियम लागू नहीं होगा जब तक डोमिनियन जो भारत और पाकिस्तान जो दो डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र बने थे कि वो अपनी तरफ से जब तक कानून नहीं बनाएंगे तब तक कोई कानून नहीं बन सकता था। ठीक है। और अगला पॉइंट था कि इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इस कानून के द्वारा क्या हुआ 1947 के द्वारा जो ब्रिटेन में भारत सचिव का जो पद चल रहा था उसको भी समाप्त कर दिया। इसकी शक्तियाँ राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी। यानी कि जो जो इनकी जो भारत का जो सचिव था उस पर जो शक्तियाँ थी इसकी सारी शक्तियों को किसको दे दी थी राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी। जो दोनों डोमिनियन राज्य के जो सचिव थे उनको दे दी गई थी। अगला पॉइंट है कि इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही यानी 15 अगस्त 1947 को जो भारतीय रियासतें थीं उन पर भी क्या हुआ कि ब्रिटिश का राज हट गया और इसके साथ ही ये घोषणा भी कर दी गई थी। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। यानी कि जो राज्य चाहें यानी भारत पाकिस्तान जो दोनों जो राज्य बने थे वो चाहते तो इस कानून में सुधार करने का उनको अधिकार भी था। अगला पॉइंट था कि इसने ब्रिटिश शासक के विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। यानी कि जो ब्रिटिश शासकों को ब्रिटिश शासक विधेयक को स्वीकृत करने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। यानी ब्रिटिश जो शासक थे उनसे वो भी अधिकार छीन लिया गया कि वो कोई भी विधेयक स्वीकृत नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि जो ब्रिटिश शासक थे उनके नाम पर जो गवर्नर जनरल बनाई गई थी दोनों राज्यों के केवल वही विधेयक को स्वीकृत कर सकते थे। लेकिन ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर कोई स्वीकृति उन्हें पास करने का कोई भी अधिकार नहीं था। वो सब छीन लिए गए थे। अगला पॉइंट है कि इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। उन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। यानी कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक तरीके से उनको नियुक्ति दे दी गई थी। संवैधानिक तरीके से उन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद यानी कि वो क्या करते वो कोई भी काम करते थे या किसी मामले पर वो फैसला लेते थे तो उनको मंत्रिपरिषद से परामर्श लेना पड़ता था कि कोई भी काम होगा तो कैसे होगा। अगला है इसने राजशाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द क्या हुआ समाप्त कर दिया। यानी जो भारत पर जो तानाशाही का जो शासन चल रहा था ब्रिटेन के लोगों का तो ठीक है तो उस राजशाही यानी ताज शासन को भारत से निकाल करके फेंक दिया। यानी कि जो शासन चल रहा था उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा। अगला पॉइंट है कि इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली भी समाप्त कर दी। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि भारत के राज्य सचिव ने क्या किया कि जो सिविल सेवा में जो नियुक्तियां होती थी और उन पदों पर नियुक्तियां जो होती थी उनको जो आरक्षण मिलता था और आरक्षण प्राप्त करने की प्रणाली को भी उन्होंने समाप्त कर दिया
15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिली रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। और क्या था कि 15 अगस्त 1947 से जो भी सिविल सेवा कर्मचारी नियुक्ति किए गए थे, जो पहले से जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो तो चलती रही थी, उसी व्यवस्था के अकॉर्डिंग इन सभी सिविल सेवकों को वही सेवाएं भत्ता मिलते रहे। 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नई स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। यानी 15 अगस्त 1947 की रात्रि को, आधी रात में, मध्य रात्रि को भारत में पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन का अंत कर दिया गया और समस्त जो सारी शक्तियाँ थी दोनों डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड माउंटबेटन ने बने थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यानी कि 1946 में जो संविधान सभा को जो बनी थी उसी को ही क्या कर लिया, स्वतंत्र रूप से भारतीय डोमिनियन संसद के रूप में उसे स्वीकार कर लिया गया था। भारत की जो भारत डोमिनियन जो बना था तो उसके लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी, तो उसी को ही संसद के रूप में ये ऐसे स्वीकार कर लिया गया था, जिसमें जो सारे कार्य सही तरीके से किए जा सकें। एक भारत के विकास के लिए क्या सही है और क्या गलत है वो अपने तरीके से संसद फैसला ले सकती थी। तो ये था चैप्टर। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आगे चैप्टर की हम बात करेंगे, संविधान का निर्माण किस तरीके से होता है, अगला चैप्टर।